जय हिंद दोस्तों, मैं अभिलाष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। हम भारतीय भूगोल की कक्षा को लगातार कवर करते जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने हिमालय की 2 श्रेणियों को पूरे डिटेल के साथ कवर कर लिया है। आज हम हिमालय की तीसरी श्रेणी और सबसे छोटी श्रेणी के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है शिवालिक या बाह्य हिमालय। अगर आपको हिमालय पर्वत पूरे डिटेल के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ समझना है तो डायरेक्ट इस वीडियो को नहीं देखिएगा। इसके पहले मैंने हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत को समझाने का कार्य किया है, तो आप लोग वहीं से वीडियो देखना आरंभ करिएगा, जिससे आपको हिमालय पर्वत आपको पूरे कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो हम आरंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, तो देखिए, हमने हिमालय पर्वत की जब शुरुआत की थी तो हिमालय पर्वत के अध्ययन में जब हिमालय की मुख्य पर्वतों की बात करते हैं तो मैंने 3 श्रेणियों के बारे में बताया था आपको। सबसे पहली श्रेणी है इसकी बृहद हिमालय की श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी है जो बीच में पाई जाती है, जिसे हम कल की वीडियो में कवर किए थे, मध्य हिमालय की श्रेणी। और तीसरी जो श्रेणी है जिसके विषय में आज हमें पढ़ना है, उसका नाम है शिवालिक हिमालय की श्रेणी। तो हिमालय पर्वत में मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसमें हमने बृहद हिमालय, मध्य हिमालय को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं शिवालिक हिमालय। तो थोड़ी इस श्रेणी के बारे में आप लोकेशन देख लीजिए इस श्रेणी की मैप में। देखिए, ये जो आप काले रंग से देख रहे हैं, ये वाली जो श्रेणी है, इसे हम कहते हैं बृहद हिमालय श्रेणी। इसे क्या कहा जाता है? बृहद हिमालय की श्रेणी। बृहद हिमालय के दक्षिण में जो लाल रंग से आप श्रेणी देख रहे हैं, ये वाली जो श्रेणी है, इसे हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय की श्रेणी। और मध्य हिमालय के दक्षिण में जो ये हरे रंग से आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय की श्रेणी। इन श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय की श्रेणी। तो आइए हम समझते हैं शिवालिक हिमालय क्या है। शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत का सबसे बाहरी भाग है। शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे बाहरी हिस्सा है। इस कारण शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आई बात? इसको पहला नाम क्या है इसका? शिवालिक। दूसरा नाम क्या है? इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय। इंग्लिश में इसे आउटर हिमालयन रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक, बाह्य हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालय पर्वत की यह सबसे बाहरी श्रेणी है। ठीक, तीनों श्रेणी में सबसे बाहरी श्रेणी है। ठीक, इसकी स्थिति देखी जाए तो एक चीज़ और ये आप समझिएगा, ये हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी तो है ही है, सबसे बाहरी श्रेणी तो है ही है। बाहरी श्रेणी के साथ साथ ये सबसे दक्षिणी श्रेणी भी है। हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी और सबसे दक्षिणी श्रेणी है आपकी मध्य या लघु हिमालय, आपकी शिवालिक हिमालय की श्रेणी। ठीक, तो ये जो हरे रंग की श्रेणी है, ये है आपकी बृहद हिमालय, सबसे पहली श्रेणी या उत्तरी श्रेणी। फिर बीच में जो है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो है उसे हम दक्षिणी हिमालयन रेंज या कहते हैं, या तो बाहरी हिमालयन श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो नाम क्या हो गया इसका? शिवालिक या बाह्य हिमालय। यह हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी है, यह हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, तथा इसके साथ साथ इसका निर्माण, इस श्रेणी का निर्माण वर्तमान में भी जारी है। आज आपने सुना है कि विश्व का एकमात्र पर्वत है हिमालय पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ते जा रही है। कारण क्या है? कि इस पर्वत का निर्माण और जमा किए गए अवसादों में दबाव पड़ने से हुआ है। ठीक, तो जैसे जैसे हिमालय पर्वत पर दोनों यूरेशियन और गोंडवाना लैंड की प्लेट का दबाव पड़ता है, तो अवसाद लगातार विकसित होते जाता है, उठते जाता है। तो जो अवसाद वर्तमान में उठ रहा है दबाव से, वह अवसाद किस पर्वत श्रेणी का निर्माण करता है? तो आपके शिवालिक हिमालय की श्रेणी का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपकी यही शिवालिक हिमालय की श्रेणी। तो सबसे बाहरी श्रेणी भी यही है, सबसे दक्षिणी श्रेणी भी यही है, और हिमालय पर्वत की सबसे नई श्रेणी, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। और एक बात और याद रखिएगा, इसका निर्माण जारी है। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण
की प्रक्रिया आज भी जारी है। आज यह पर्वत श्रेणी लगातार विकसित होते जा रहा है, मतलब विकसित नहीं है, विकासशील है, मतलब निर्माण इसका जारी है। तो सबसे बाहरी श्रेणी, सबसे दक्षिणी श्रेणी, सबसे नवीन श्रृंखला और निर्माण इसका जारी है। इसकी ये हो गई मुख्य विशेषता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो हिमालय पर्वत के जो पर्वत है मध्य या शिवालिक हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर से 1500 मीटर। मतलब इसमें पाए जाने वाले, जैसे ये आपका शिवालिक हिमालय है, तो ये है शिवालिक हिमालय और इसमें पाए जाने वाले ये जो शिखर हैं इनकी ऊंचाई बहुत ही कम है। इन शिखरों की ऊंचाई बहुत कम है, अर्थात इनकी लगभग एवरेज ऊंचाई की बात की जाए तो 600 मीटर से 1500 मीटर तक में की इनमें पाए जाने वाले शिखरों की ऊंचाई है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। मतलब ये जो चौड़ाई, ऐसा जो पोर्शन है, ये जो चौड़ाई है इसकी, तो कहीं कहीं इस श्रृंखला की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है, तो कहीं कहीं श्रृंखला की चौड़ाई 50 किलोमीटर के लगभग है। ठीक, तो आया समझ में। इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 मीटर से 1500 मीटर तक। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपके 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। और इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी अगर लंबाई लेंथ की बात करूं तो लगभग 2000 किलोमीटर तक क्या है इसकी लंबाई है। आपने इसके पहले मध्य हिमालय पढ़ा, उसमें मध्य हिमालय की लंबाई में आपने देखा है कि वो कितना लंबा है, लगभग 2400 किलोमीटर तक लंबा है। ऊंचाई कितनी है उसकी, 3000 से 4500 मीटर तक ऊंचाई है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं आपका शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय सबसे कम लंबा भी है, इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है। औसतन ऊंचाई भी इसकी सबसे कम है, 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर। चौड़ाई भी इसकी सभी पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे कम है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय रेंज यह हिमालय पर्वत की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है, सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो बाह्य या शिवालिक हिमालय। इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है, सभी श्रेणियों में सबसे कम इसकी ऊंचाई भी है, सबसे कम लंबाई भी है और सबसे कम चौड़ाई है। तो हिमालय पर्वत का कौन सा पर्वत है जो सबसे कम लंबा, सबसे कम चौड़ा और सबसे कम ऊंचा है, तो याद रखिएगा शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक, तो शिवालिक या बाह्य हिमालय हिमालय पर्वत की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है, इससे ये चीज़ निकल के आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ते हैं इस पे, तो बात आती है इसके भौगोलिक विस्तार की। ये विस्तृत कहाँ है, ये पर्वत श्रृंखला विस्तृत कहाँ है, भौगोलिक रूप से इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है। देखिए, अगर हम इसका भौगोलिक विस्तार की बात करें तो जैसे ये है आपकी, मान लीजिए ये हो गई आपकी शिवालिक हिमालय, ये पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई आपकी शिवालिक हिमालय। ठीक, और शिवालिक हिमालय के ऊपर हमने कल पढ़ा है कि ऊपर इसके कौन सी रेंज है, मध्य हिमालय, ऊपर इसके मध्य हिमालय है। ठीक, और नीचे हम देखते हैं शिवालिक हिमालय के नीचे वाले पोर्शन पर जब आते हैं तो इसके नीचे क्या है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, तो ये हो गई आपकी शिवालिक हिमालय रेंज। तो शिवालिक हिमालय की अगर अवस्था देखें तो शिवालिक हिमालय के उत्तर में, शिवालिक हिमालय के उत्तर में क्या है, मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय के उत्तर में क्या है, मध्य हिमालय। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। ठीक, तो याद रखिएगा कि शिवालिक हिमालय कहाँ की अवस्था क्या है, स्थिति क्या है। तो शिवालिक हिमालय के उत्तर में मध्य हिमालय का विस्तार है और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि यह मध्य हिमालय के दक्षिण में और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में जो पर्वत विस्तृत है, उस पर्वत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय श्रेणी कहते हैं। आया समझ में।
फिर अब एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि शिवालिक हिमालय किन दो गैपों के मध्य विस्तृत है? कौन कौन से गैप शिवालिक हिमालय के उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये ऊपर है मध्य हिमालय, ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, मध्य और शिवालिक हिमालय के मध्य के जो गैप देख रहे हैं, जिस गैप से शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है, इस गैप को हम किस नाम से जानते हैं? MBF के नाम से जानते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो पर्वतों के मध्य है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये मध्य शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य का गैप है। ठीक, तो पूछा जाए MBF या मेन बाउंड्री फॉल्ट मुख्य सीमांतरी दरार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य विस्तृत है? तो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य विस्तृत है, और यह दरारी क्षेत्र शिवालिक हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। ठीक, फिर नीचे आते हैं तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या है? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये जो बीच का आप गैप देख रहे हैं, इस मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के मध्य ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, समझिएगा, ये हो गया आपका मध्य शिवालिक हिमालय, और ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप किसके किसके मध्य है? गैप आपके शिवालिक हिमालय और गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र मैदान के मध्य। तो ये बीच में विस्तृत गैप को, इन दोनों के मध्य इस विस्तृत गैप को हम HFF कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? HFF कहा जाता है। ठीक, तो HFF का फुल फॉर्म होता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, हिमालय के समानांतरी दरार। ठीक है, तो HFF जो ये दरारी क्षेत्र है आपके शिवालिक हिमालय और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के मध्य का जो दरारी क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? HFF। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये है रेंज आपकी मध्य हिमालय की, ये रेंज क्या है? मध्य हिमालय की, और मध्य हिमालय के बाद यहाँ पास क्या है आपका? ये शिवालिक हिमालय है, ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय। ठीक, तो ये बीच का जो ये गैप है, ये जो गैप आपको क्या कहते हैं? इस मध्य को शिवालिक से अलग करता है, इसे हम MBF कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक हिमालय के बाद यहाँ पास गैप का मैदान का विस्तार है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। तो शिवालिक हिमालय को मैदानी क्षेत्र से जो अलग करता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? HFF कहते हैं, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, तो किन दो गैपों के मध्य ये जो शिवालिक हिमालय है, किन दो गैपों के मध्य यह पर्वत श्रेणी विस्तृत है? तो HFF और MBF के मध्य इस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक, और इसके उत्तर में मध्य हिमालय और दक्षिण में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है। और इन दोनों के मध्य जो गैप है उसे MBF कहते हैं, और इन दोनों के मध्य जो गैप है उसे HFF कहते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ गए होंगी आप। भौगोलिक अवस्था देख लिए, इन दोनों इस पर्वत के उत्तर और दक्षिण में पाए जाने वाले गैप को देख लिए। उत्तर में MBF गैप है, ठीक, और दक्षिण में इस गैप को क्या कहते हैं? HFF। ठीक, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि कहाँ गंगा यमुना का मैदान विस्तृत है और उत्तर में क्या चीज़ विस्तृत है। अब हम इसका देखते हैं कि किन किन देशों में और भारत के किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक, एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हमने कवर करके रखा है। ठीक है, आप कांस्टेबल से स्टार्ट करिए और सिविल एग्ज़ाम तक जाइए, मैटर में, कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं नज़र आएगी और कंसेप्ट पूरा एकदम क्लियर रहेगा। ठीक, अब बात आती है कि कितने देशों में विस्तृत है आपकी यह पर्वत श्रृंखला
बृहद हिमालय की, तो देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर में और थोड़ी से क्षेत्र इसका पंजाब में भी विस्तृत है और थोड़ी से क्षेत्र इसका हिमाचल प्रदेश में भी विस्तृत है। ठीक, तो भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में और आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र। तो पहले हम देश देख लेते हैं। तो देश में आपको याद रखना है इंडिया यानी भारत, ठीक, पहली चीज। दूसरा है आपका नेपाल और तीसरा है आपका भूटान। ठीक, आपका शिवालिक हिमालयन जो रेंज है ये कितने देशों में विस्तृत है, तो इसका मुख्य विस्तार जो है भारत, नेपाल और भूटान में है। और सर्वाधिक विस्तार पूछ ले तो सर्वाधिक जो है आपका भारत में है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है इसका, तो इसका सर्वाधिक विस्तार है भारत में और सबसे कम विस्तार कहाँ है आपके भूटान में। ठीक, शिवालिक हिमालय का सर्वाधिक विस्तार भारत में है और सबसे कम विस्तार आपके भूटान में है। ठीक, और 3 देशों में विस्तृत है, भारत, नेपाल और भूटान। ठीक, अब बात आती है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में यह हिमालय विस्तृत है। भारत के किन किन क्षेत्रों में इस हिमालय रेंज का विस्तार है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, फिर आपके पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, फिर हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, आगे उत्तराखंड में, फिर सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में, उत्तराखंड सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक, तो शिवालिक हिमालय जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपके अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। ठीक, तो देश कितने हैं, इंडिया, नेपाल और भूटान, और कितने केंद्र शासित, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और राज्य कितने हैं आपके, तो याद रखिएगा 3, 2, 5 राज्य, 5 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में आपके शिवालिक हिमालय का विस्तार है। तो बाकायदे चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। इससे मेरा मानना ये है कि हमारा जो कंटेंट है पूरे कंसेप्चुअल बेस्ड पर आधारित है और बहुत ही बेहतर कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, एक क्रमवार तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें समझ गए आप। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे एक विशेषता को समझते हैं हम शिवालिक हिमालय की। देखिए, शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी है। शिवालिक हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी है। अब उसके उत्तर में मध्य हिमालयन श्रेणी है और मध्य हिमालयन श्रेणी के उत्तर में बृहद हिमालयन श्रेणी है। अब आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो पर्वत जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, 5500 मीटर से अधिक जिस पर्वत की ऊंचाई होगी वह पर्वत हिमाच्छादित होगा, मतलब बर्फ से ढका हुआ होगा। ठीक, 5500 मीटर से कम जिसकी औसत ऊंचाई होगी उस पर्वत में हिमाच्छादन नहीं होगा, मतलब वह पर्वत बर्फ से ढका हुआ नहीं होगा। और जो पर्वत बर्फ से ढका हुआ नहीं होता है उस पे वनस्पति का, घास के मैदानों का और जनसंख्या का विस्तार हो जाता है। वहाँ मानवीय गतिविधियाँ चालू हो जाती हैं, मानव निवास कर सकता है, वनस्पति का विकास हो जाता है और बाकायदे उस क्षेत्रों पर वर्षा भी होती है और घास के मैदान पाए जाते हैं। तो मैंने आपको मध्य बृहद हिमालय में बताया कि वो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है बृहद हिमालय, लेकिन मध्य हिमालय की जब मैंने बात की थी तो मैंने उसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर के लगभग बताई थी, जिस कारण उस पर्वतीय क्षेत्र पर वनस्पति कोणधारी वन पाए जाते हैं। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि उस पर्वतीय क्षेत्र में आपकी विभिन्न प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन हम शिवालिक हिमालय की अगर औसत ऊंचाई देखते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से लगभग 1500 मीटर के लगभग है। मतलब इसमें पाई जाने वाली जो पर्वत चोटियां हैं बहुत ही छोटी छोटी श्रृंखला है। ये शिवालिक हिमालय की जो पर्वत चोटियां हैं बहुत ही छोटी है। तो याद रखिएगा इन पर्वत श्रृंखलाओं में शिवालिक हिमालय की जो रेंज है, ये जो शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इस पे हिमपात नहीं होता, इसमें बर्फबारी नहीं होती। याद रखिएगा हिमवर्षा इस पे नहीं होती है, हिमवर्षा
वर्षा नहीं होती है। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय दोनों श्रेणियों में हिम वर्षा नहीं होती है। अगर मध्य हिमालय में थोड़ी बहुत हो भी जाती है तो उसमें बर्फ़ का जमाव नहीं होता है उनकी चोटियों पर, अर्थात ये हिमाच्छादित नहीं है, हिमाच्छादित नहीं है। ये सारे पॉइंट लिखते चलिएगा। यह हिमाच्छादित नहीं है, यह बर्फ से ढकी हुई श्रृंखला नहीं है। जब बर्फ से ढकी हुई श्रृंखला नहीं है तो याद रखिएगा इस पे वनस्पति, इस पे जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, जंगल, ये सर्वाधिक पाया जाएगा, सर्वाधिक पाया जाएगा। ठीक, क्या पाया जाएगा? सर्वाधिक। ये बात मैंने यहाँ भी लिख रखी है। वनस्पति किस हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में सर्वाधिक पेड़ पौधे और वनस्पति क्षेत्रों का विस्तार होता है? तो सर्वाधिक वनस्पति क्षेत्रों का विस्तार कहाँ होता है? आपके शिवालिक या बाह्य हिमालय वाले क्षेत्र पर। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में हिम वर्षा नहीं होती, अर्थात ये बर्फ से ढका हुआ, इनके जो शिखर हैं वो बर्फ से ढके हुए नहीं होते। और एक बात और, इन क्षेत्रों पर वर्षा भी सर्वाधिक होती है। तीनों पर्वत श्रेणियों की अगर तुलना की जाए तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपके शिवालिक हिमालयन रेंज में होती है। ठीक, तो शिवालिक हिमालयन रेंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, जिस कारण ये इस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे जंगल सर्वाधिक इस क्षेत्र पर विस्तृत होते हैं। अब जब पेड़ पौधे जंगल ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, अर्थात प्राकृतिक के सारे मनोरम दृश्य यहाँ उपस्थित है, जिस कारण इस क्षेत्र पर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक आबादी का विस्तार है। किस श्रृंखला में सर्वाधिक आबादी का विस्तार है? तो आपके शिवालिक हिमालयन रेंज, हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है, सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, उस पर सर्वाधिक आबादी का विस्तार है, अर्थात यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक रूप से निवास करती है। और इन क्षेत्रों पर विभिन्न पर्यटक स्थल का भी विस्तार है। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या बताया कि इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर तक की है, जिस कारण इस क्षेत्र पर हिम वर्षा नहीं होती है, अर्थात इनकी चोटियों पर बर्फ नहीं ढका होता है, ये हिमाच्छादित नहीं होती। किंतु हिमालय की तीनों श्रेणियों की अगर तुलना की जाए तो ये जो शिवालिक हिमालय की श्रेणी है, इस श्रेणी पर वर्षा सर्वाधिक होती है। इन दोनों की तुलना में, ऊपर की दोनों की तुलना में सबसे वर्षा कहाँ होती है? इन तीनों श्रेणियों पर। इस कारण वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है, पेड़ पौधे जंगल सर्वाधिक इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। और जब सारे प्राकृतिक आयाम इस श्रृंखला में उपस्थित हैं, इस कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी या जनसंख्या निवास करती है। तो आया समझ में यहाँ तक की चीज़ें? सर्वाधिक आबादी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, एक अगले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई? ये सब अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, कोई भी फैक्ट मैं नहीं छोड़ूंगा, ना कोई भी पॉइंट छोड़ने का। इसमें चट्टान कैसी पाई जाती है? तो याद रखिएगा इस क्षेत्र पर औषधि चट्टानें पाई जाती हैं। आपके इस क्षेत्र में जो ये शिवालिक हिमालयन रेंज है, ये जमा हुए अवसाद के उठने से निर्मित होते हुए जा रहा है, अर्थात इस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें कैसी हैं? अवसादी हैं, अर्थात अन्य चट्टानों की तुलना में ये सर्वाधिक मुलायम है। और अवसादी चट्टानें हैं तो याद रखिएगा इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण नदियों और सागरों के निक्षेप से होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होता है? नदियों और सागरों के जलीय निक्षेप से इन चट्टानी क्षेत्रों का निर्माण होता है, जिस कारण आपके शिवालिक हिमालय में पाई जाने वाली अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, और ये सर्वाधिक मुलायम चट्टान मानी जाती है। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ और समझिएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं। तो मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय के मध्य बहुत ही छोटी छोटी घाटियों का विस्तार है, विभिन्न घाटियों का विस्तार है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक चीज़ समझिए कि जैसे ये ऊपर हमने कल पढ़ा था कि ऊपर वाली जो रेंज है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य या लघु हिमालय। ठीक, और नीचे वाली ये जो रेंज है, इस रेंज को हम क्या कहते हैं? शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक,
तो मध्य हिमालय उत्तर में है और उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। अब इसमें इसके मध्य का ये जो क्षेत्र है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, MBF कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब इसी गैप वाले क्षेत्र पर विभिन्न घाटियों का विस्तार है, विभिन्न घाटी क्षेत्रों का विस्तार है। ठीक, और घाटी क्या होते हैं, दो पर्वतों के मध्य का जो धंसा हुआ क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। और इन्हीं घाटी वाले क्षेत्र में ही विभिन्न पर्यटक स्थल पाए जाते हैं, इन्हीं घाटी वाले क्षेत्रों में ही जनसंख्या का निवास होता है, आबादी का विकास होता है। ठीक, तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य विभिन्न घाटियाँ पाई जाती हैं। तो जो घाटी मध्य व शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटी पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत होती हैं, उन घाटियों को समझिएगा, जो यहाँ साइड ये वाला हो गया पश्चिमी पोर्शन और ये हो गया पूर्वी पोर्शन। तो जो घाटियाँ आपके पश्चिम में विस्तृत होती हैं, उन घाटियों को हम दून की घाटी कहते हैं। उन घाटियों को हम क्या कहते हैं, दून की घाटी। और जो घाटी आपके पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत होती हैं, उन घाटियों को हम दुआर की घाटी कहते हैं। उन घाटियों को हम क्या कहते हैं, दुआर की घाटी। तो याद रखिएगा, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य आपके जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक विभिन्न घाटियों का विस्तार है। किसके किसके मध्य, तो याद रखना है आपको कि मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय के मध्य जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बहुत ही छोटी छोटी घाटियों का विस्तार है, जिसमें सघन आबादी पाई जाती है, जिसमें सघन वनस्पति का विस्तार है। ठीक है, जिसमें वर्षा भी होती है। ठीक, तो अब जो जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक घाटियां हैं, ठीक है, तो जो पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत घाटी हैं, उन घाटियों को हम क्या कहते हैं, तो पश्चिम में विस्तृत जो घाटी है उन घाटी को हम कहते हैं दून की घाटी। उन घाटी को क्या कहते हैं हम, दून की घाटी। और जो घाटियाँ पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत हैं, उन घाटियों को हम कहते हैं दुआर की घाटी। तो दून और दुआर की घाटी किन दो हिमालयन श्रेणी के मध्य पाई जाती है, तो याद रखिएगा, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक और बाह्य हिमालयन रेंज है, इनके मध्य जो घाटी क्षेत्र पाई जाती हैं, उन्हें पश्चिमी घाटियों को दून की घाटी कहते हैं और पूर्वी घाटियों को हम दुआर की घाटी कहते हैं। ठीक, अब दून की जो घाटी है, दून की घाटी को समझ लीजिए। दून की घाटी कहाँ पाई जाती है, आपके पश्चिमी क्षेत्र में। और दून की घाटी में क्या क्या विस्तृत है, तो याद रखिए, जम्मू विस्तृत है, दून विस्तृत है और देहरादून विस्तृत है। ठीक, दून की घाटी वाले क्षेत्र में आपके जो जम्मू कश्मीर में जम्मू वाला क्षेत्र है, ये भी दून की घाटी में विस्तृत है। जो उत्तराखंड का दून वाला क्षेत्र है, ये भी इसी क्षेत्र में विस्तृत है। और उत्तराखंड का जो देहरादून है, ये भी इसी क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक, तो प्रमुख पर्यटक स्थल जम्मू, दून और देहरादून, ये प्रमुख शहर और ये प्रमुख घाटियाँ आपकी पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र की घाटी को दून की घाटी, और ये इसमें क्या क्या है आपका, तो याद रखना है जम्मू, दून और देहरादून। ये आपका विस्तृत कहाँ है, आपकी दून की घाटी क्षेत्र में, यानी पश्चिमी क्षेत्र में। पूर्वी वाले क्षेत्र को हम दुआर कहते हैं, और इस क्षेत्र में जो चीज़ें विस्तृत हैं उसे हम दुआर घाटी कहते हैं, और यहाँ जो प्रमुख स्थान है उसे हम हरिद्वार कहते हैं। ठीक, तो हरिद्वार का विस्तार आपके दुआर की घाटी क्षेत्र में है, और दून की घाटी क्षेत्र में जम्मू और दून और देहरादून का विस्तार है। ठीक, जम्मू आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, दून देहरादून आपके उत्तराखंड में है, और हरिद्वार भी उत्तराखंड में। ठीक, तो कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में विस्तृत ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मध्य और शिवालिक, इनके मध्य में जो घाटी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र की घाटी को हम दून की घाटी कहते हैं, और पूर्वी क्षेत्र की घाटी को दुआर की घाटी कहते हैं। और इन श्रृंखलाओं में प्रमुख पर्यटक स्थल दून, जम्मू और देहरादून और हरिद्वार का विस्तार है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई, घाटियाँ समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे समझने का कार्य करते हैं। आगे कंसेप्चुअल बात ये है कि देखिए,
इसके उत्तर में है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर उसके उत्तर में है बृहद हिमालय। अब इन दोनों पर्वत, दोनों बड़े बड़े जो हिमालयन रेंज है इसके उत्तर में, इनसे निकलने वाली सारी की सारी नदियाँ शिवालिक हिमालय को काटते हुए प्रवाहित होती हैं। अब आपने पढ़ रखा है कि इसमें अवसादी चट्टान पाई जाती है, अर्थात इस पर्वत, यह जो पर्वत श्रृंखला है यह अवसाद से बनी है, अर्थात ये मुलायम प्रकृति की है। इसकी प्रकृति कैसी है? मुलायम है, इनमें पाई जाने वाली चट्टानें मुलायम है। तो इससे ऊपर की जितनी भी नदियां आती हैं इस शिवालिक हिमालय से प्रवाहित होकर जाती हैं, जिस कारण यह हिमालय पर्वत श्रृंखला विभिन्न श्रेणियों में विभक्त है, विभिन्न नदियों के द्वारा काट दिया गया है और विभिन्न छोटी छोटी श्रेणियों में इसका विस्तार हो गया है। ठीक, तो आइए हम उन श्रेणियों को समझते हैं कि शिवालिक हिमालय नदियों द्वारा काट कर विभिन्न श्रेणियों में विस्तृत है। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? तो याद रखिएगा, पहली जो उसे हम पर्वत श्रेणी न कह के हम पहाड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि शिवालिक हिमालय की में पाई जाने वाली जो चोटियाँ हैं वो बहुत ही छोटी छोटी चोटियाँ हैं। इस कारण हम उन्हें पर्वत श्रृंखला न कह के हम उन्हें पहाड़ी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहली पहाड़ी है शिवालिक हिमालय की, सबसे जो पश्चिमी विस्तार है शिवालिक हिमालय का, ये जो सबसे पश्चिमी विस्तार है इसे हम क्या कहते हैं? जम्मू की पहाड़ी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है, सबसे पश्चिमी पहाड़ी है, उसे हम जम्मू की पहाड़ी कहते हैं। जम्मू की पहाड़ी याद रखिए कहाँ विस्तृत है? तो जम्मू कश्मीर में विस्तृत है आपके मुख्यतः। फिर दूसरा याद रखिए कि पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी इसका कुछ भाग विस्तृत है और थोड़ी से इसका विस्तार आपके हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। तो शिवालिक हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी जम्मू की पहाड़ी है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। दूसरी जो पहाड़ी है उसे हम डुंडवा की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय की जो दूसरी रेंज है, ये वाली रेंज, इस रेंज को हम क्या कहते हैं? डुंडवा की पहाड़ी। ठीक, और डुंडवा की पहाड़ी मुख्यतः विस्तृत कहाँ है? तो याद रखिएगा इस पहाड़ी का मुख्यतः विस्तार कहाँ है? आपके उत्तराखंड राज्य में। डुंडवा की जो पहाड़ी है यह मुख्यतः कहाँ विस्तृत है? तो यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे नेपाल में आते हैं। नेपाल में जो शिवालिक हिमालय विस्तृत है उसे हम चुरिया मुरिया की पहाड़ी कहते हैं। चुरिया मुरिया की पहाड़ी शिवालिक हिमालय का नेपाली विस्तार है। शिवालिक हिमालय का जो हिस्सा नेपाल में विस्तृत है उस रेंज को, उस पहाड़ी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो चुरिया मुरिया की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक, सबसे पश्चिम में हो गई जम्मू की पहाड़ी, जो कि आपके JMK, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में हो गई डुंडवा की पहाड़ी और नेपाल में आपके हो गई कौन सी? चुरिया मुरिया की पहाड़ी। नेपाल में कौन सी पहाड़ी हो गई? चुरिया मुरिया की पहाड़ी। और आगे बढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जो शिवालिक हिमालय है वो जम्मू कश्मीर से लेकर तीस्ता नदी बेसिन तक, तीस्ता नदी अपवाह क्षेत्र तक ये पूर्णतः विकसित है। यह पर्वत श्रृंखला आपके मुख्यतः कहाँ तक विस्तृत है? तो जम्मू कश्मीर से लेकर तीस्ता नदी बेसिन तक, जम्मू कश्मीर से लेकर तीस्ता नदी बेसिन तक इस पर्वत श्रृंखला का मुख्यतः विस्तार है। मतलब इसमें पाए जाने वाले शिखर और श्रेणी मुख्यतः दिखाई देते हैं और विभिन्न श्रेणियों में है यहाँ तक जम्मू की पहाड़ी, डुंडवा की पहाड़ी और चुरिया मुरिया की पहाड़ी। लेकिन तीस्ता नदी से लेकर तीस्ता नदी बेसिन तक, यहाँ से आती सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी से लेकर आपके भूटान में एक नदी बहती है, भूटान अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसे हम रैडाक नदी कहते हैं। तो आपके तीस्ता नदी बेसिन से लेकर रैडाक नदी बेसिन तक यह पर्वत श्रृंखला नदियों द्वारा इतना ज़्यादा काट दिया गया है कि 90 किलोमीटर तक इसमें गैप पाया जाता है। 90 किलोमीटर का गैप। तो आप ये समझिए कि जैसे ये जम्मू की पहाड़ी हो गई, जम्मू की पहाड़ी के बाद ये हो गई डुंडवा की पहाड़ी, ठीक, और डुंडवा की पहाड़ी के बाद ये हो गई चुरिया मुरिया की पहाड़ी। ये क्या हो गई? चुरिया मुरिया की पहाड़ी। ठीक, और यहाँ पास है आपकी कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ये हो गई आपकी तीस्ता नदी। तो ये 3 श्रेणियाँ इसकी मुख्य श्रेणियाँ हैं शिवालिक हिमालय की, जिनका मतलब विस्तार दिखाई देता है अच्छी तरीके से। ठीक, और फिर इनका विस्तार कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर आपके तीस्ता नदी बेसिन तक तीनों श्रेणियाँ विस्तृत हैं। अब तीस्ता नदी के बाद तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदियाँ, और यहाँ पास एक भूटान और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में एक नदी प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं रैडाक नदी। ये आपकी
ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तिस्ता भी और रैडाक भी, ये दोनों की दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो तिस्ता और रैडाक नदी और इनकी सहायक नदियों ने इस शिवालिक हिमालय को लगातार इस क्षेत्र से प्रवाहित होकर इस पर्वत श्रृंखला को काट दिया है, जिस कारण तिस्ता से लेकर रैडाक तक इस पर्वत श्रृंखला का कोई भी भाग विस्तृत नहीं है। अर्थात इतने क्षेत्र पर इसमें कितने किलोमीटर का गैप पाया जाता है, 90 किलोमीटर का गैप पाया जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि तिस्ता नदी अपवाह क्षेत्र से लेकर रैडाक नदी के अपवाह क्षेत्र तक शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला नदियों द्वारा काट दी गई है, और जिस कारण इस क्षेत्र पर एक गैप निर्मित हो गया है। और ये जो गैप है तिस्ता रैडाक का गैप कहलाता है। ये आपके सिक्किम से लेकर भूटान तक विस्तृत है, और कितने किलोमीटर का गैप है, आपके 90 किलोमीटर का गैप। ठीक, तो जम्मू की पहाड़ी, डुंडवा की पहाड़ी, चुरिया मुरिया की पहाड़ी, फिर तिस्ता नदी बेसिन और रैडाक नदी बेसिन के मध्य जो गैप है तिस्ता रैडाक गैप कहलाता है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ विस्तृत हो जाती हैं, जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, 4 श्रृंखलाएं इसकी और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि इसका जो पश्चिमी विस्तार है शिवालिक हिमालय का, वो जम्मू की पहाड़ी, डुंडवा की पहाड़ी और चुरिया मुरिया की पहाड़ी से पूर्णतः विकसित दिखाई देता है। लेकिन आगे तिस्ता नदी बेसिन से लेकर रैडाक नदी तक का क्षेत्र पूर्णतः 90 किलोमीटर काट दिया जाता है, और उसके बाद फिर इसकी श्रृंखलाएं जो विस्तृत होती हैं अब अरुणाचल प्रदेश में जाकर, तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में फिर इसकी 4 श्रेणियां विस्तृत हो जाती हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि शिवालिक हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है अरुणाचल प्रदेश में 4 श्रेणियों के रूप में है, जिसे हम डफला, मिरी, अबोर और मिसमी के नाम से जानते हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक, तो शिवालिक हिमालय के पूर्वी विस्तार को किन किन नामों से जाना जाता है, तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी के नाम से जाना जाता है, और इसका विस्तार कहाँ है, आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्य में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और ये भी किसके हिस्से हैं, आपके शिवालिक हिमालय के पार्ट हैं। और मुख्य विस्तार कौन कौन सा है, जम्मू की पहाड़ियाँ, डुंडवा की पहाड़ियाँ और चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ। ठीक, फिर तिस्ता से रैडाक तक 90 किलोमीटर का गैप, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये 4 श्रेणियाँ और विस्तृत हो जाती है। ठीक, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पास लिखा है जम्मू की पहाड़ी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र पर, डुंडवा की पहाड़ी उत्तराखंड में, चुरिया मुरिया की पहाड़ी नेपाल में, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। ठीक, तो ये हिमालय पर्वत की शिवालिक हिमालय की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है जम्मू की पहाड़ी। ठीक है, और सबसे पूर्वी पहाड़ियाँ हैं डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक, और गैप कौन सा पाया जाता है, तो तिस्ता और रैडाक गैप पाया जाता है आपके कहाँ, सिक्किम से लेकर आपके भूटान तक, जो कि तिस्ता नदी से रैडाक तक 90 किलोमीटर का क्षेत्र है, पर्वत पूर्णतः कटा हुआ है। और वैसे लगभग सारी श्रेणियाँ कटी हुई हैं, इसकी नदियों के बहाव के कारण ये विभिन्न श्रेणियों में विभक्त है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है, और ये पूर्णतः अवसादी चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रृंखला है, जिस कारण यह मुलायम है और लगातार नदियों के कटाव से कटते हुए जा रहा है, और विकास भी इसका जारी है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने लगभग सारी की सारी जानकारी, लगभग इससे रिलेटेड आपकी मध्य या शिवालिक या बाह्य हिमालय से रिलेटेड समस्त जानकारी को आप लोगों को देने का कार्य किया है। और आज की वीडियो से हमारे हिमालय पर्वत की मुख्य श्रेणियां पूर्णतः खत्म हो गई हैं। अब कल की क्लास में हम पूर्वी पहाड़ियां समझेंगे, और पूर्वी पहाड़ियों के बाद हम हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन को भी समझेंगे। या तो पहले मैं नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन को पढ़ा दूंगा, और उसके बाद हम पूर्वी पहाड़ियाँ, भारत में जो पूर्वी क्षेत्र है, 7 सिस्टर वाला क्षेत्र, इसमें पाई जाने वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। तो आज तक की वीडियो में हमने तीनों हिमालय पर्वत की श्रेणियों को क्लियर कर लिया है। आप लोग पूरे वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, और पूरा मैटर नोट्स में अपने नोट डाउन करते हुए जाइए।
जाइए, ठीक है, और धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।